देखिए एज अ मेकअप आर्टिस्ट जितना इम्पोर्टेंट मेकअप है उतना ही इम्पोर्टेंट हेयर है। जब हम किसी को मेकओवर करते हैं, प्रॉपर मेकओवर हम करने चाहते हैं, तो मैंने काफ़ी टाइम देखा है कि लोग मेकअप पे ज़्यादा फोकस करते हैं, पर वही हम उन्होंने मेकअप सिर्फ बहुत अच्छा भी आपने कर लिया है, लेकिन उसके बाद अगर आपने अच्छे से हेयर स्टाइल नहीं बनाई है या उनके हेयर को अच्छे से टेक्सचर नहीं किया है, वॉल्यूमाइज नहीं किया है और उनके हेयर की वजह से उनका पूरा लुक खराब हो जाता है। सो ये मैंने पर्सनली नोटिस किया है कि मेकअप एंड हेयर बोथ इज इक्वली इम्पॉर्टेंट अगर किसी ब्राइड को या किसी को भी रेडी होना है या किसी का मेकओवर करना है। सो हम जब हेयर स्टाइलिंग की बात करते हैं तो मैंने काफ़ी सारे हेयर स्टाइल वाले ऐसे देखे हैं जो सोचते हैं कि हेयर स्टाइल मतलब चलो ऐसे कुछ ब्रेड बना ली, जूड़ा बना दिया, हो गया, और फिर वो कंप्लेंट करते हैं कि हमारा ब्रेड अच्छा नहीं बन रहा है, जूड़ा अच्छा नहीं बन रहा है, या कर्ल्स कर रहे हैं तो कर्ल्स नहीं दिख रहे हैं। उसका एक ही रीज़न है कि एक्चुअली आपको हेयर थ्योरी नहीं पता होती है। सो मेकअप में जितनी मेकअप थ्योरी जानना ज़रूरी है, हेयर में उतनी ही हेयर थ्योरी जानना ज़रूरी है। सो आज हम हेयर थ्योरी की जब बात करते हैं तो हम डिटेल में जाएंगे, हम डिटेल में बात करेंगे। ऐसे समझिए कि आपको कुछ पता ही नहीं है और मैं आपको बता रही हूँ कि एग्जैक्टली हेयर क्या होता है। सो हम यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले तो फर्स्ट थिंग विच वी विल सी दैट इज हेयर एनाटॉमी। दिस इज हेयर एनाटॉमी। उसका मतलब क्या होता है भैया कि एक्चुअली हमारे हेयर क्या होते हैं। अगर हम यहाँ पे सबसे पहले ये एक डायग्राम को देखेंगे तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं ये हमारा एक हेयर है। फॉर एग्जांपल ये हमारा एक हेयर है, जैसे ये हेयर को आप ऐसे सीधा पकड़ते हैं तो वैसे हमारा एक हेयर है, और हेयर में सबसे ज़्यादा 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं और वो तीन चीज़ें होती हैं हमारी। दैट इज फर्स्ट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज मेडुला। अब ये होता है हमारे हेयर का सबसे मिडल वाला, बीच वाला पार्ट। सो ऊपर से हमें जो हेयर दिखता है उसके अंदर जो सबसे बीच वाला पार्ट होता है दैट इज मेडुला। उसके बाद सेकंड पार्ट होता है जो उसके आसपास का पार्ट होता है दैट इज कॉर्टेक्स, और उसके बाद जो सबसे ऊपर वाला पार्ट जो हमें दिखाई देता है, जिसको आप टच कर सकते हो, जिसको आप फील कर सकते हो, दैट इज क्यूटिकल। दिस इज द 3 थिंग्स। सो हेयर में ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। या हेयर इन 3 चीजों से बने हुए, मेजरली से बने हुए। फिर उसके अंदर आप छोटे चीजें देखेंगी तो बहुत ज्यादा डीप थ्योरी है, बट मेन ये 3 चीजें हैं। अब अगर हम देखेंगे तो काफी ऐसे यू कैन से जिसके हेयर बहुत ज्यादा पतले होते हैं या बहुत फाइन टेक्सचर होता है उनमें ये मेडुला नहीं होता है। एक्चुअली जो मेडुला होता है ये थिक बालों में आपको ज्यादा दिखाई देता है। जो ये पोर्शन है ये एक्चुअली एक खाली जगह है। ओके, ये खाली जगह है, एम्प्टीनेस है, जो हर बाल में नहीं होता है, जो एकदम सेंटर में होता है। तो अगर किसी के थिक बाल है तो उसके सेंटर में ये खाली स्पेस होता है, अदरवाइज ये सबके हेयर में नहीं होता है। सो ये जब हम देखें इसका इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है। काफ़ी हेयर में वो एब्सेंट होता है, काफ़ी में होता है, थिक हेयर में ही रहता है, थिन हेयर में ये नहीं रहता है। सो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले यहाँ पे लिखना है, जैसे ये वाला आप देख सकते हैं, आपको लिखना है हेयर एनाटॉमी। उसके बाद द फर्स्ट थिंग इज योर इज मेडुला, ओके, सेकंड इज कॉर्टेक्स एंड थर्ड इज क्यूटिकल। सो हेयर में जैसे ये हेयर है तो बीच में है हमारा मेडुला, ये है हमारा कॉर्टेक्स और यहाँ पे है हमारा क्यूटिकल। ये मेडुला तो मैंने आपको कहा कि इट इज अ कोर ऑफ हेयर और ये एब्सेंट इन थिन हेयर में नहीं होता है। अब हम बात करते हैं कि जो कॉर्टेक्स होता है अंदर हमारे बाहर जो एक क्यूटिकल दिख रहा है उसके अंदर एक्चुअली हेयर में क्या होता है। तो ये जो कॉर्टेक्स है उसमें कलर होता है, उसमें मॉइस्चर होता है, उसमें स्ट्रेंथ होता है और उसमें टेक्सचर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके हेयर का कलर क्या है, ग्रे कलर है, ब्राउन कलर है, लाइट ब्राउन कलर है, जेड ब्लैक कलर है, वो कॉर्टेक्स के अंदर रहता है।
उसके बाद आपके हेयर में मॉइस्चर कितना है, किसी के ऑयली बाल होते हैं, किसी के ड्राई बाल होते हैं, वो भी कॉर्टेक्स से ही पता चलता है। हेयर की स्ट्रेंथ कैसी है वो भी कॉर्टेक्स से पता चलती है। एंड टेक्सचर कैसा है, ड्राई स्मूथ, वो भी कॉर्टेक्स से। कर्ली हेयर, किसी के वेवी हेयर होते हैं, किसी के स्ट्रेट हेयर होते हैं, किसी के कर्ली हेयर होते हैं, सो वो कॉर्टेक्स के वहां पे होता है। और सेकेंड हम लास्ट में देखेंगे क्यूटिकल। क्यूटिकल मतलब हमारे ऊपर का है, ये जो ऊपर आपको दिख रहा है दैट इज अ क्यूटिकल। क्यूटिकल का सबसे मेन काम होता है प्रोटेक्ट्स द कॉर्टेक्स, मतलब कॉर्टेक्स को प्रोटेक्ट करना है। सो सबसे पहले हम जो भी शैम्पू करते हैं, कंडीशनर करते हैं, व्हाटएवर इट इज, वो पहले आपके क्यूटिकल को ओपन करता है। जब वो क्यूटिकल को शैम्पू ओपन कर देता है, उसके बाद जब हम कंडीशनर लगाते हैं तो कंडीशनर डायरेक्टली क्यूटिकल के अंदर से जाकर कॉर्टेक्स तक पहुंचता है और इसीलिए हमारे बाल स्मूथ हो जाते हैं। देखिए मैं आपको सिंपल एग्जांपल यहाँ पे देती हूँ, होपफुली आपने पहले लिख लिया होगा। फर्स्ट यू राइट इट डाउन दिस, वेरी इंपॉर्टेंट, मेडुला कॉर्टेक्स क्यूटिकल, और उसके ये इंपॉर्टेंस भी लिख लीजिए। अब हम यहाँ पे देखेंगे ठीक है, हम यहाँ पे देखेंगे जैसे आपने ये वाला स्लाइड में देखा, ये हेयर को ओपन करके दिखा दिया है हाउ इट इज कॉर्टेक्स, मेडुला एंड क्यूटिकल। एंड नाउ द नेक्स्ट वन इज कि क्या इस किस तरह से काम करता है। ध्यान से समझिए, क्योंकि अगर आप ये समझेंगे तो आपको हेयर स्टाइलिंग में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, सो ये वाला जो है वो तो इनर हेयर है, मैंने आपको बताया था, तो वो काफ़ी हेयर में, थिन हेयर में नहीं होता है, ब्लॉन्ड हेयर में नहीं होता है, फाइन हेयर में नहीं होता है। अभी जो कॉर्टेक्स होता है ना, ये आसपास की जगह, ये वाली जो जगह है हेयर की, ठीक है, यहाँ पे होता है हमारा मॉइस्चर, कलर, टेक्सचर एंड क्यूटिकल, जो मैंने आपको बोले थे क्यूटिकल्स, दिस आर द क्यूटिकल्स जो बाहर से दिख रहे हैं। अब एक्चुअली हम जो नॉर्मली शैम्पूज यूज करते हैं, शैम्पू क्या करता है, इस क्यूटिकल को ओपन करता है। जैसे क्यूटिकल ओपन हो जाता है, कॉर्टेक्स खुला हो जाता है, और अभी उसके बाद जब हम कंडीशनर यूज करते हैं तो कंडीशनर डायरेक्टली कहाँ पे जाते हैं, कंडीशनर डायरेक्टली आपके कॉर्टेक्स के अंदर जाएंगे और वहाँ पे मॉइस्चर लेवल को बढ़ाएंगे, या जो भी रिपेयर करना है वो करेंगे। सो रिपेयरिंग का काम भी करेगा एंड मॉइस्चर लेवल भी बढ़ाएगा, और इससे आपको हेयर, जैसे हम कंडीशनर लगाते हैं ना, हेयर बहुत सॉफ्ट एंड सिल्की एंड स्मूथ लगते हैं। सेम काम होता है। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे कोई भी ट्रीटमेंट, हमने काफ़ी सारे हेयर के ट्रीटमेंट होते हैं, हम जब स्पा होता है, फिर प्रोटीन ट्रीटमेंट्स होते हैं, उस सारे ट्रीटमेंट में एक चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है कि पहले क्यूटिकल को ओपन करना है, और जितनी भी ट्रीटमेंट हो वो आपके हेयर में, ये जो कॉर्टेक्स लेवल होता है, अगर कॉर्टेक्स आपका ठीक हो गया तो सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। इसलिए कॉर्टेक्स को सबसे पहले ठीक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो जो भी ट्रीटमेंट है, जो भी कलर्स हैं, जो भी आप देखते हो, वो सारी चीज़ों का जो काम होता है वो कॉर्टेक्स के ऊपर होता है। क्यूटिकल तो सिर्फ एक लेयर है जो हमें दिख रहा है, बाकी हमारे बालों को कलर भी कॉर्टेक्स ही देता है। हम जब हेयर स्प्रे करते हैं, हेयर स्प्रे करने की वजह से, पहले के जो हेयर स्प्रे आते थे, मैंने देखा है 12 साल 15 साल पहले जो स्प्रे आते थे, वो इतने ज़्यादा थिक होते थे और स्टिकी होते थे कि जैसे हम स्प्रे करेंगे तो बाल चिपचिपे हो जाते थे, और वो काफ़ी हद तक कॉर्टेक्स के लेवल तक जाते थे अंदर अंदर, और वो बालों को ख़राब कर देते थे, बहुत ज़्यादा ख़राब कर देते थे। सो इसीलिए अभी के जितने भी आप हेयर स्प्रे के देखोगे तो वो मोस्टली कॉर्टेक्स लेवल तक नहीं जाते हैं, बाल क्यूटिकल में ही, मतलब जो बाहर का लेयर है, दिस लेयर, यहीं पे अपना एक लेयर बनाते हैं, बालों को मोल्ड करके, जिस तरह से हमें मोल्ड करना है या बालों को सॉफ्ट करना है, कर्ल्स करना है, तो वहीं पे उसको स्टिफ कर देते हैं। सो होपफुली आप इस वाले चीज़ का भी, ये सबको लिखना है यहाँ पे। मेडुला का काम क्या है, द इनर मोस्ट लेयर में इवन बी एब्सेंट, एंड कॉर्टेक्स का क्या लिखना है, स्ट्रेंथ देता है, मॉइस्चर देता है, कलर देता है, टेक्सचर देता है। क्यूटिकल का आपको लिखना है आउटर मोस्ट लेयर्स, जो प्रोटेक्ट करता है कॉर्टेक्स को। इट्स लाइक सेल्स होते हैं जो एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। तो आपको दिखाई देगा कि एक यहाँ पे है स्ट्रेट है, काफी, जैसे हम यहाँ पे मेरे हेयर जो दिख रहे हैं दैट इज एक्चुअली स्ट्रेट है। सो स्ट्रेट हेयर आप देख सकते हैं, एक होते हैं जो एकदम स्ट्रेट होते हैं, कुछ होते हैं जो हल्के से वेवी होते हैं, एंड ये भी देखो हल्का सा वेवी है,
है, बट बेसिकली ये सारे आते हैं स्ट्रेट हेयर में। ये स्ट्रेट हेयर मोस्टली सिल्की होते हैं या फाइन टेक्सचर के होते हैं और इसीलिए वो स्ट्रेट कहलाए जाते हैं। उसके बाद जो सेकंड आता है विच इज अ वेवी हेयर। एक्चुअली में रियलिटी में मेरे हेयर वेवी हैं, बट मैं उससे ब्लो ड्राई से स्ट्रेट कर देती हूँ। और वेवी हेयर का मतलब तो यहाँ पे 3 टाइप के आप देख सकते हैं। काफी लोगों के हेयर इस तरह से एस शेप में वेव होते हैं, काफी के ऐसे थोड़े से शार्प एस होते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा यू एंड वी शेप में होते हैं। सो दैट इज अगेन कॉल्ड अ वेवी हेयर, जो प्रॉपर कर्ल्स नहीं है बट फिर भी उसमें हल्का सा टेक्सचर है, वेव है, लाइक दैट। उसके बाद अगर आप देखोगे हमारे इंडिया में, तो इंडिया में ऐसा है कि मोर यू गो टुवर्ड्स कंट्रीज, ऐसे कंट्रीज जो ठंडी है, कूल कंट्रीज है, वहाँ पे लोगों के हेयर स्ट्रेट होते हैं, वहाँ पे लोगों के हेयर का टेक्सचर बहुत ही फाइन होता है, वो ब्लॉन्ड कलर के होते हैं या ब्राउन कलर के होते हैं। फिर आप जब मीडियम कंट्रीज में आते हो, जैसे हमारा मीडियम हमारा इंडिया जो है वो भले ऐसे वार्म कंट्री है, बट यहाँ पे एक्सट्रीम वार्मनेस नहीं है, पर फिर भी हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो हमारे यहाँ पे आप मैक्सिमम लोगों के हेयर देखोगे तो यू विल फाइंड अ वेवी हेयर। हमारे इंडिया में मैक्सिमम वेवी हेयर आपको दिखाई देंगे, वेवी, ओके। और यहाँ पे कलर भी अगर आप देखोगे तो ब्राउन, डार्क ब्राउन एंड ब्लैक कलर सबसे, या कॉफी ब्लैक कलर सबसे ज्यादा दिखाई देता है। उसके बाद जो थर्ड आता है कर्ली हेयर्स। कर्ली हेयर मतलब इस तरह से नूडल्स नहीं बोल सकते बट प्रॉपर कर्ल्स। माय सन, मेरा बेटा जब छोटा था तो उसके हेयर में 4 या 5 इयर्स तक नहीं कट किए थे, तब उसके हेयर प्रॉपर कर्ली। सो कर्ली हेयर ऐसे होते हैं जो स्ट्रेटनिंग या कर्ल्स मशीन से जो कर्ल्स करते हैं और जो वेव आते हैं, प्रॉपर स्ट्रॉन्ग कर्ल वेव आते हैं, उसको हम कर्ली हेयर कहते हैं। और उसके बाद लास्ट है दैट इज सिल्की हेयर। अभी ये कैसे हेयर है, आपने काफी वीडियो लोगों के हेयर देखे होंगे जो एकदम स्प्रिंग कर्ल्स की तरह होते हैं, छोटे स्प्रिंग कर्ल्स की तरह होते हैं, and that's why they have that type of hard curly hair, जो हम उनको बोल सकते हैं। अब आप हमारे इंडिया में भी ध्यान से सोचेंगे तो कैसे होता है कि जब हम नॉर्थ साइड में ज़्यादा जाते हैं, जहाँ पे कश्मीर वगैरह में, तो वहाँ पे आपको स्ट्रेट हेयर, ब्राउन हेयर, मतलब मैं फिर से आपको बताती हूँ, लाइक यू कैन से नॉर्थ इंडिया में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको मोर ऑफ स्ट्रेट हेयर मिलेंगे, वहाँ पे आपको मोर लाइक ब्राउन एंड डार्क ब्राउन एंड कभी कभी लाइट ब्राउन भी हेयर मिलते हैं, ओके। एंड टेक्सचर इज ऑलमोस्ट फाइन या नॉर्मल। अभी ये आप मिडल इंडिया में आते हैं, ठीक है, तो मिडल इंडिया में मोस्टली यू विल सी अ वेवी हेयर, स्पेशली मुंबई है या बाकी सारे एमपी है, गोवा, गुजरात, वहाँ पे आप देखोगे you will find more of like wavy hair। और यहाँ पे जो कलर होता है वो ब्राउन होता है, डार्क ब्राउन होता है या ब्लैक कलर होता है, कॉफी ब्लैक हम जिसको बोल सकते हैं। ये सबको लिख के देना है, नोट्स प्रॉपर्ली बनाने हैं, ओके। एंड टेक्सचर भी अगर आप देखोगे तो वी हैव नॉर्मल टेक्सचर होता है, ना ज्यादा पतले ना ज्यादा थिक, नॉर्मल टेक्सचर होता है। यही आप अगर यहाँ पे साउथ इंडिया में जाके देखोगे तो साउथ इंडिया में यू विल फाइंड अ कर्ली हेयर, मेनी पीपल हैव अ कर्ली हेयर्स, ओके। उसके अलावा कलर अगर आप देखोगे तो डार्क ब्राउन, कॉफी एंड काफी लोगों का जेड ब्लैक कलर भी आपको दिखाई देता है या ब्लैक कलर दिखाई देता है। और उनका जो टेक्सचर होता है बालों का, मतलब जो थिक, इट्स अ रियली नाइस थिक हेयर, यू कैन से इट्स अ थिक हेयर। और यही अगर आप अफ्रीकन कंट्रीज में जाते हो तो यू विल सी सच टाइप ऑफ अ कर्ल, और वहाँ पर उनका टेक्सचर तो बहुत ज़्यादा थिक होता है एंड कलर भी जेड ब्लैक होता है। So this is something that जो आपको always mind में रखना है कि हमारे इंडिया में भी according to the state and all, hair का texture, hair का color, hair के type सब कुछ change हो जाते हैं। Hopefully you learn this properly.
उसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ हेयर। अगर हम हेयर टाइप की बात करते हैं तो एक होते हैं सिल्की हेयर, एकदम मस्त मुलायम से सिल्की हेयर जिसको बोल सकते हैं, जो हमारे इसमें होते हैं मूवीज में, मूवी नहीं, वो ऑयल के, शैम्पू के और उन सब के ऐड में आप देखते हो कि प्रॉपर सिल्की हेयर होते हैं। सो दैट इज लाइक प्रॉपर सिल्की हेयर। देन सेकंड होते हैं नॉर्मल हेयर। देखिए नॉर्मल हेयर ऐसे होते हैं जो मैनेजेबल होते हैं। जैसे मेरे हेयर अगर हम देखेंगे, माय हेयर इज नॉर्मल, इट्स नॉट सिल्की, मतलब ऐसा नहीं है कि ऐसे बाल निकल जाए, इट्स लाइक नॉर्मल मैनेजेबल, मैं उसको मैनेज कर सकती हूँ और उसको ब्लो ड्राई करेंगे तो अच्छे दिखते हैं, इट्स लाइक दैट नॉर्मल हेयर। और एक होते हैं फ्रीजी हेयर। फ्रीजी मतलब ड्राई है, फ्रीजी मतलब बुशी है, फ्रीजी मतलब जिससे कर्ली हेयर होते हैं या वेव्स ज्यादा होते हैं तो वो कितना भी कोम करेंगे थोड़ी देर के बाद फिर से फ्रीज आ जाता है। स्पेशली बेबी कर्ली हेयर वालों के जो हेयर होते हैं वो फ्रीजी होते हैं, और जिनके हेयर स्ट्रेट होते हैं वो सिल्की या तो नॉर्मल होते हैं। अगर आप मेरे हेयर की बात करेंगे, माय हेयर इज वेवी और इसलिए मुझे नॉर्मल लगते हैं। जब मैं उसको ब्लो ड्राई करती हूँ तो मेरे हेयर सिल्की हो जाते हैं क्योंकि वो स्ट्रेट हो जाते हैं। और यही अगर मैं मेरे बालों को कर्ल्स करती हूँ तो थोड़ी देर तो वो अच्छे टिके रहते हैं, पर जैसे मैं ज़्यादा कर्ल्स करती हूँ तो आधे घंटे के बाद या आप बोल सकते हो 1 घंटे के बाद मेरे हेयर फिर से फ्रिजी हो जाते हैं, क्योंकि कर्ल्स यहाँ हो जाते हैं, बुशी हो जाते हैं, मैनेजेबल नहीं होते हैं। ओके, सो दैट इज समथिंग। आप देख लीजिए आपका कहाँ पे टाइप है। अब यहाँ पे बात आती है सिल्की हेयर की एंड फ्रिजी हेयर की, ठीक है। तो सिल्की हेयर और फ्रिजी हेयर के लिए हम थोड़े से यहाँ पे फ्रिजी हेयर में आपको क्या करना है, यूज अ मॉइस्चराइजिंग शैम्पू एंड कंडीशनर, ठीक है। याद रखिए हमेशा अच्छा शैम्पू भी मॉइस्चराइजर वाला ही होना चाहिए, कंडीशनर भी मॉइस्चराइजर होना चाहिए। यू कैन रियली यूज स्पा और थिक कंडीशनर, और आप जिसको बोल सकते हैं आप मास्क भी यूज कर सकते हैं, बिकॉज फ्रिजी हेयर में क्या होता है कि कॉर्टेक्स को बहुत ज्यादा मॉइस्चर चाहिए होता है। सो जैसे आपका क्यूटिकल ओपन हो जाता है, आप जितना थिक मास्क अंदर डालेंगे उतना ही आपको रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। और इसीलिए फ्रिजी हेयर में ऑलवेज स्पा यूज करें, मास्क यूज करें। उसके बाद हो सके तब तक उसको ब्लो ड्राई ना करें, नेचुरली एयर ड्राई करें, या तो फिर आप प्रॉपरली पैक करके आपका टॉवेल ड्राई कर सकते हैं या तो एयर ड्राई कर सकते हैं। बट ब्लो ड्राई जितना ज़्यादा यूज़ करोगे उतना वो हेयर खराब होते जाएगा। एंड इफ पॉसिबल यूज हेयर ऑयल, तो आपके हेयर पे बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। एंड दिस इज समथिंग, आपके सिल्की हेयर कैसे बन सकते हैं उसके लिए बहुत ही अच्छा यहाँ पे हमने होम रेमेडीज रखा हुआ है। एंड दिस होम रेमेडीज में से 3 रेमेडीज आई ऑल्सो डू, मैं आपको बताती हूँ। एक तो कोकोनट ऑयल, आई ऑलवेज यूज कोकोनट ऑयल जो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। सेकेंड, आप एलोवेरा मास्क भी यूज कर सकते हैं। इफ पॉसिबल ट्राई ओरिजिनल एलोवेरा, जो डायरेक्टली एलोवेरा मिलता है उसी को आप हेयर के ऊपर मास्क की तरह यूज कर सकते हैं। यू कैन यूज योगर्ट एंड बनाना, मतलब दही और बनाना, इन दोनों को मिक्स करना है और हेयर की तरह मास्क की तरह लगाना है। लगाने के बाद यू कैन कीप फॉर 1 hour और समथिंग एंड देन यू हैव टू वॉश इट ऑफ। यहाँ पे दूसरा मैं जो करती हूँ, आई यूज ऑनियन जूस। मैं ऑनियन जूस लगाती हूँ। ऑनियन जूस की वजह से 2 चीज़ें होती है, कभी कभी अगर डैंड्रफ होता है वो भी निकल जाता है, और आपके हेयर का जो स्काल्प है वो बहुत सेंसिटिव होता है तो वो भी सही हो जाता है। एंड द थर्ड थिंग, एप्पल साइडर विनेगर, ये भी मैं यूज़ करती हूँ बिकॉज इसकी वजह से हेयर बहुत ज़्यादा स्मूथ होते हैं। मैंने काफ़ी टाइम देखा है कि जैसे हम एप्पल साइडर विनेगर यूज़ करते हैं तो वो हमारे कॉर्टेक्स में एक्सट्रीम लेवल का मॉइस्चर दे देता है और हेयर बहुत ज़्यादा स्मूथ एंड सिल्की हो जाती है। सो ये भी आप बहुत अच्छे से यहाँ पे लिख लें। ये चीज़ें एज अ हेयर स्टाइलिस्ट आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, 2 चीज़ों की वजह से। एक तो आपको क्लाइंट के हेयर देख कर ही समझ में आ जाना चाहिए कि क्लाइंट नॉर्थ की है, पहले तो आपको पता होता है नॉर्थ की, साउथ की, वेस्ट की। उसके बाद उसके हेयर वेवी है या उसके हेयर बहुत ज़्यादा मॉइस्चर वाले हैं या फ्रीजी हैं।
उसके अलावा क्लाइंट हमारे साथ बहुत टाइम डिस्कस करता है कि डियर मेरे हेयर प्रॉब्लम्स है तो मुझे क्या करना चाहिए, मेरा हेयर का ये प्रॉब्लम है तो मैं क्या करूँ। तो एज ए हेयर स्टाइलिस्ट आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और आपको क्लाइंट को एडवाइस भी करना होता है। सेकेंड थिंग कि ये चीज़ें जानने की वजह से आपके नॉलेज में भी इम्प्रूवमेंट होता है और ये आप खुद के लिए भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। सो डैंड्रफ एक्चुअली क्यों होता है और ये रीजन जानने की वजह से आप क्लाइंट को भी बता सकते हो कि डियर यस दिस इज द रीजन व्हाई यू गेट द डैंड्रफ। अब यहाँ पे हम देखेंगे फर्स्ट थिंग जो है दैट इज ऑयली स्काल्प। अगर किसी का स्काल्प ऑयली है तो डैंड्रफ होता है, सेंसिटिव स्काल्प में भी डैंड्रफ होता है, ड्राई स्काल्प में डैंड्रफ होता है एंड अगर आपके बाल आप अच्छे से वॉश नहीं करते हो फिर भी डैंड्रफ होता है। यस काफी लोगों ने देखा है कि हेयर वॉश नहीं करते हैं, 1 वीक डेटेड वीक तो हेयर वॉश नहीं करते हैं, इसलिए क्या होता है कि उनका स्काल्प थोड़ा ऑयली हो जाता है, वहाँ पे वो जो पपड़ी जम जाती है वो डैंड्रफ के रूप में उभर आती है। काफी लोगों का स्काल्प इतना ज्यादा ड्राई होता है कि जब भी देखो वहाँ से डैंड्रफ निकलते ही रहता है। तो ये जो रीजन है ये रीजन की वजह से आपको डैंड्रफ होते हैं। तो इसके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो हियर वी विल सी कि क्या करना चाहिए। एक तो वॉश प्रॉपरली, अच्छे से बालों को धोगे, ठीक है, केयर करोगे बालों की तो कभी भी डैंड्रफ नहीं आएगा। और अगर डैंड्रफ आ जाता है तो डैंड्रफ को निकालने का एक ही तरीका है और वो है डैंड्रफ शैम्पू यूज करके। वेरी गुड डैंड्रफ शैम्पू अगर आप यूज करते हो तो डायरेक्टली आपका डैंड्रफ निकल जाता है। एंड वो शैम्पू आपको कंटिन्यूसली यूज नहीं करना है, वो शैम्पू आपको 2-3 या मैक्सिमम 4 वॉश में आपका पूरा डैंड्रफ निकल जाता है। सो दिस इज समथिंग व्हिच यू हैव टू डू। अब सेकेंड चीज है हेयर फॉल। अब ये हेयर फॉल में क्या चीज है सो देखिए अगर हम हेयर फॉल की बात करते हैं तो हमारे जो हेयर होते हैं वो दिन में अगर आपके हेयर 50-60 हेयर निकल रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, 50-60-70 तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतने हेयर आपके डेली के निकलते हैं। बट अगर आपके हेयर मोर देन 100 निकल रहे हैं, मतलब आप जब भी बालों को हाथ लगाओ तो इतने ज़्यादा गुच्छे वहाँ निकलते हैं, जब भी आप हेयर वॉश करो तो इतना ज़्यादा बल्क में हेयर निकल रहे हैं, या जब भी कोम करो तो कंटिन्यूसली हेयर निकल रहे हैं, आप जहाँ पे बैठ रहे हो अगर नीचे देखोगे तो हेयर पड़े हुए हैं, तो ये सारी चीज़ें अगर होती है तो यस आपको हेयर फॉल है। देखिए हेयर फॉल का लोग फिर भी समझ नहीं पाते कि एक्चुअली हेयर फॉल क्या होता है। कोई भी एक जो हमारा हेयर होता है ना उसकी जो एज होती है वो 1 से 1.5 साल की होती है। अब 1 से 1.5 साल के बाद वो हेयर को तो जाना ही है। सो आपको डेली के 50-60-70 बाल जाना है, दैट इज रियली ओके। काफी लोगों के हेयर रूट के अंदर से नहीं जाते हैं बट उनके जो हेयर होते हैं वो बीच में से ही टूटने लगते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं ब्रिटल हेयर। अब ये बीच में से जब हेयर टूटने लगते हैं इसका मतलब ये हो गया कि केमिकल ट्रीटमेंट की वजह से, ब्लो ड्राई की वजह से, या आप कुछ हार्श डेली हीट प्रोडक्ट यूज कर रहे हो उसकी वजह से बीच में से बाल टूट रहे। तो आधा बाल होता है आधा नीचे गिर जाता है, आपको लगता है कि रूट में से हेयर निकल रहे हैं, तो वो भी गलत है। आपको पहले हेयर फॉल कैसा है वो समझना होगा। तो हेयर फॉल के कुछ रीजन ये भी हैं, जैसे हार्मोनल चेंजेस। सबसे बड़ा रीजन है कि अगर आपके हार्मोन्स वहाँ पे चेंज होते हैं तो आपको हेयर फॉल होने के चांसेस हैं। B5 की डेफिशिएंसी से भी हेयर फॉल होता है, जिनको PCOD रहता है उनको भी हेयर फॉल होता है, इरेगुलर पीरियड्स की वजह से भी हेयर फॉल होता है, थायराइड की वजह से भी हेयर फॉल होता है, और अगर आपकी कोई ट्रीटमेंट चल रही है, जैसे काफी लोग आपने मोस्टली आप कैंसर पेशेंट में देखते हो कि पूरे हेयर ही चले जाते हैं, बट काफी लोग कंटिन्यूसली वो पिछले 6 महीनों से 500 या 500 के ऊपर के पावर की टैबलेट्स खा रहे हैं, कोई भी रीजन, ऑपरेशन या एनी किडनीज है, डायबिटीज, व्हाटएवर। अगर आप 500 एंड अबाव के टैबलेट 6 मंथ या उससे ज़्यादा से खा रहे हो तो आपके बाल कंटिन्यूसली हेयर फॉल होंगे, निकलते जाएंगे। तो ये कुछ रीजन होते हैं हेयर फॉल के। अब उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, तो या हेयर फॉल का एक बड़ा सा रीजन है कि आपको प्रोटीन एंड कैल्शियम मिले वैसी चीज़ें खानी चाहिए, जैसे कि दही है, पालक है, स्प्राउट्स है,
एग है, एग का व्हाइट खाना चाहिए अगर आप नॉन वेजिटेरियन है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, सोयाबीन है, ये एक करें। सेकेंड थिंग, अगर आपको हेयर फॉल है तो यू कैन डेफिनेटली हैव मल्टीविटामिन्स, या फिर आप ऐसे कुछ आपको टैबलेट्स खाने होते हैं। जैसे एक टैबलेट मैंने आपको बताया जिसको एडॉन कहते हैं, दैट इज शिक न्यूट्रिक्स, दैट इज अ सप्लीमेंट। शिक न्यूट्रिक्स करके जो ब्रांड है उसके सप्लीमेंट्स मैं भी लेती हूँ फॉर हेयर फॉल एंड बाउंस के लिए, मतलब हेयर ग्रोथ के लिए। आप वैसे सारे सप्लीमेंट्स भी यूज कर सकते हो, वो गोली की तरह होता है, आपको खाना होता है। अगर आप वो नहीं करते हो तो आपको ऐसे कुछ ऑयल्स यूज करने होते हैं, जैसे प्रोटीन ऑयल्स होते हैं जो आप स्काल्प में लगाते हो। स्काल्प के अंदर से वो डायरेक्टली आपके रूट में जाता है और आपके हेयर फॉल, मतलब रूट से जो है हम बोल सकते हैं कि जो हेयर मतलब रूट जो होता है जिसमें वो जान ही नहीं बची है, उसमें वो जान देता है, प्रोटीन देता है और आपके हेयर फॉल नहीं होते हैं। जैसे ब्यूटी आर्ट का प्रोटीन ऑयल है, अमेजिंग प्रोडक्ट ब्यूटी आर्ट प्रोटीन ऑयल, आपके हेयर फॉल को तुरंत कम कर देता है। 60 to 70% हेयर फॉल कम हो जाते हैं और नए बाल भी जो आते हैं वो बहुत मजबूत आते हैं। सो इस तरह के आप प्रोटीन ऑयल्स भी यूज कर सकते हैं जो इसका परफेक्ट सोल्यूशन है। उसके बाद हम नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे ड्राई हेयर। दिस इज लाइक ड्राई हेयर। अब ड्राई हेयर की प्रॉब्लम भी बहुत सारे लोगों को होती है और ड्राई हेयर होने का देखो कुछ चीजें, सबसे बड़ा प्रॉब्लम रॉन्ग शैम्पू एंड कंडीशनर यूज होने के कारण। अगर आपके कोई फ्रेंड को या किसी और को कोई पर्टिकुलर शैम्पू सही होता है या कंडीशनर अच्छा हो रहा है तो आपको लगता है कि मैं भी वो यूज करूं, जो गलत है। अगर आपके बाल में ऑलरेडी ऑयल है या आपके बाल मॉइस्चर लेवल बहुत अच्छे से मेंटेन बैलेंस किया हुआ है, पर अगर आप कोई थिक मास्क यूज कर लेते हो तो वो आपके बालों को और खराब कर देगा आपके ऊपर। और शैम्पू क्या करता है, अगर हार्ड शैम्पू रहेगा तो आपके बालों के ऊपर का जो क्यूटिकल का लेयर है वहाँ उसको पूरा खराब कर देता है, सेल्स को खराब कर देता है और इसके वजह से आपका कॉर्टेक्स खराब हो जाता है और आपके बाल ड्राई हो जाते हैं। तो दैट इज वन थिंग, शैम्पू कंडीशनर गलत यूज कर लो। सेकेंड थिंग, केमिकल ट्रीटमेंट। ये सबसे बड़ा रीजन है केमिकल ट्रीटमेंट। जैसे कि आप हेयर कलर कर रहे हैं, जैसे आप स्मूथनिंग कर रहे हैं, आप स्ट्रेटनिंग कर रहे हैं, काफी सारे ऐसे ट्रीटमेंट्स होते हैं जिससे, जैसे मैं कलर करती हूँ तो अगर आप कलर करते हो तो मेंटली प्रिपेयर हो जाइए कि आपके हेयर ड्राई होने ही है, बिकॉज आप कलर में क्या करते हो, इसका जो ओरिजिनल क्यूटिकल है उसको भी आप खराब कर देते हो और अंदर कॉर्टेक्स जो होता है, कॉर्टेक्स को भी आप वहाँ से मॉइस्चर ले लेते हो। और उसके देखो जब हम कुदरत होती है ना, जो नेचर होता है, नेचर के आप खिलाफ जाते हो तो उसके कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं। भगवान ने आपको काले बाल दिए हैं लेकिन काले बाल पसंद नहीं है, बालों को कलर करना है तो कलर तो हो जाएगा, लेकिन मेंटली आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि आपके हेयर अभी ड्राई हो जाएंगे और उस ड्राई हेयर को आपको बैलेंस करना पड़ेगा। उसके बाद आप मैक्सिमम ब्लो ड्राई करते हैं या मशीन यूज करते हैं, आप बाल सुखाते हैं रोज ब्लो ड्राई की हेल्प से, अगर आप बाल सुखाते हैं फिर भी आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। या फिर अगर आप मशीनरी बहुत यूज करते हैं, जैसे मैं ब्लो ड्राई तो यूज करती हूँ बट उसके बाद मुझे स्ट्रेटनिंग करना पड़ता है, मैनेजर उठाने पड़ते हैं हेयर को और उसके वजह से जो एंड्स होते हैं, स्पेशली जिस बालों को यहाँ आते आते 1 साल 1.5 साल हो गया है, उस बाल में कुछ जान नहीं बचती है और ऐसे बाल आपके गिर जाते हैं, टूट जाते हैं। तो एक्स्ट्रा मशीनरी यूज भी नहीं करना चाहिए। अब देखो मुझे तो करना पड़ता है, आई एम डूइंग ऑन माय सेल्फ। तो अगर सेलिब्रिटीज को अगर आप देखते हो, मॉडल्स को आप देखते हो तो वो डेली ये सब कुछ करती हैं, तो वो करने के बाद आपको कैसे बैलेंस करना है, ये इज द थिंग। फर्स्ट थिंग, ईट गुड। जो यहाँ पर सारी चीजें हैं वो खानी चाहिए। ट्रस्ट मी, आई रियली ईट अ वेरी गुड फूड। मैं हमेशा बैलेंस करती हूँ प्रोटीन एंड कैल्शियम का। आई टेक सप्लीमेंट और इसीलिए मेरे बाल मेंटेन रहते हैं। सेकेंड थिंग, यूज गुड कंडीशनर। ये भी बहुत अच्छे से करती हूँ। आई यूज गुड कंडीशनर, मास्क, स्पा करते रहना है। और थर्ड होता है लाइक आपको हेरिडिटरी भी रहता है। लाइक मेरी मॉम के हेयर बहुत अच्छे हैं और शायद इसके वजह से मेरे हेयर भी काफी अच्छे से बैलेंस हैं। सो ये कुछ चीजें होती हैं। डैंड्रफ, जिसका मैंने आपको सोल्यूशन भी बताया। हेयर फॉल के लिए प्रोटीन ऑयल यूज करें, सप्लीमेंट यूज करें, अच्छा खाना खाएं, ठीक है। एंड ड्राई हेयर अगर है तो ड्राई हेयर के लिए अच्छा खाना भी खाना है
और साथ में गुड कंडीशनर एंड स्पा भी यूज कर रहे हैं। हो सके तब तक ब्लो ड्राई मशीनरी का यूज ना करें, केमिकल ट्रीटमेंट ज़्यादा ना करवाएं, और अगर फिर भी शौक है मेरी तरह हेयर कलर करवाने का तो मेंटली प्रिपेयर हो जाएं और आपके बालों को थोड़े थोड़े दिनों में स्पा करवाते रहें, मास्क लगाते रहें। सो ये आपको समझ में आ गया होगा। सिल्की हेयर, फ्रिजी हेयर भी आपको समझ में आ गए होंगे। देन टाइप्स ऑफ हेयर भी आपको समझ में आ गए होंगे जो मैंने आपको इंडिया के बारे में बताया है। क्यूटिकल हम थोड़ा सा रिवाइज ये कर रहे हैं, आपको हेयर का टेक्सचर कैसे बनता है, हेयर कैसे बना हुआ है उसके बारे में भी पता चल गया होगा, किस टाइप के हेयर होते हैं वो भी पता कर गए होंगे। फिर सिल्की, नॉर्मल, फ्रिजी हेयर, उसके बाद सिल्की हेयर और फ्रिजी हेयर को कैसे ट्रीट करना चाहिए, हेयर के कितने प्रॉब्लम्स होते हैं और उसका सलूशन भी मैंने आपको बताया। देयर इज अ ऑयल इन ब्यूटी आर, इसमें एक प्रोटीन ऑयल आता है, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। इट्स सो अमेजिंग ऑयल कि लिटरली अगर आप कोई हेयर पे वो लगाते हैं 15 मिनट में उसका हेयर का जो रूट है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि आपको खींचने से भी हेयर नहीं बाहर आते हैं। और ये हमने बहुत टाइम खुद से क्लाइंट के ऊपर देखा हुआ है, स्टूडेंट्स के ऊपर देखा हुआ है कि वो यूज़ करते हैं, इट गिव्स वेरी अमेजिंग रिजल्ट। और एक शी क्यूटिक्स मैंने आपको बताया, ऐसे सप्लीमेंट भी लेंगे तो भी बहुत अच्छा है। एंड दिस यू कैन सजेस्ट टू योर क्लाइंट ऑल्सो, जिसके आप हेयर स्टाइलिंग कर रहे हो उनको भी आप डेफिनेटली सजेस्ट कर सकते हैं कि हेयर के सेक्शंस कैसे होने चाहिए, एंगल्स कैसे होने चाहिए, डिग्रीज कैसे होनी चाहिए, वो सारी चीज़ों की तरफ हम जाएंगे। So here we will see this is hair section. हेयर के जो सेक्शंस होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, एक होते हैं हॉरिजॉन्टल, एक होता है वर्टिकल और एक होता है डायगोनल। दिस इज योर डायगोनल, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। ओके, अब इसका अगर हम हेयर में कैसे यूज करेंगे वो देखेंगे। तो यहाँ पे हमारे हेयर्स हैं, कभी भी जो हमारे सेक्शंस होते हैं वो इस तरह से हमें डायगोनल निकाल के जाना है, जैसे हम डायगोनल करते हैं, क्योंकि काफी सारे ऐसे हेयर स्टाइल्स होते हैं कि जिसमें आपको डायगोनल सेक्शन की जरूरत पड़ती है, जिसमें आप स्ट्रेट नहीं निकाल सकते हैं। काफी सारे ऐसे हेयर स्टाइल्स होते हैं जिसमें आपको हॉरिजॉन्टल सेक्शन निकालने की जरूरत होती है, और काफी सारे हेयर स्टाइल्स ऐसे होते हैं जिसमें आपको वर्टिकल सेक्शन निकालने की जरूरत होती है। ऐसे कौन से जैसे मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल दूं, हम जब भी कर्ल्स करते हैं तो कर्ल्स करने के टाइम हम हमेशा हॉरिजॉन्टल ही सेक्शन निकालते हैं। अगर हमने वर्टिकल निकाला तो हेयर कर्ल्स में कभी भी बाउंस नहीं आएगा, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली वर्टिकल निकालते हो तो आपके कर्ल्स बैठ जाते हैं। वैसे ही अगर आपको फ्रंट में अगर बहुत ज्यादा बाउंसिंग देना है तो आपको हॉरिजॉन्टल मतलब इस तरह से आपको सेक्शन निकाल के ही ब्लो ड्राई करना पड़ेगा। यहाँ पे देखेंगे फ्रंट एंड बैक है। अब हम ये बैक एरिया की बात करेंगे जहाँ से पीछे से सेक्शन स्टार्ट होता है, लाइक फ्रॉम हियर टिल नेक एरिया। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि दिस इज, हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ये पीछे के एरिया बता रहे हैं, दिस इज द बैक एरिया, ओके, एंड दिस इज अपर क्राउन। Everyone please start writing down. Lower crown and neck area. But ये पूरा बैक में अगर हम देखेंगे, this is our upper crown, this is our lower crown and this is our neck area. ये पीछे की बात कर रहे हैं। उसके बाद हम यहाँ पे फ्रंट की बात करेंगे। अगर हम फ्रंट की यहाँ पे बात करते हैं तो फ्रंट में जैसे हमने ये मिडिल पार्टीशन निकाल लिया, उसके बाद के जो मेन सेक्शंस होते हैं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, दैट इज सबसे पहले तो बॉक्स पार्टीशन बनाना है मिडिल में। अब ये मिडिल का जो बॉक्स पार्टीशन होता है वो कैसे बनाना होता है, हमारे जो आईब्रोज के आर्क होते हैं, ये दोनों जो आर्क होते हैं वो आर्क को अगर हम इस तरह से लेकर जाएंगे तो यहाँ पे बनता है हमारा बॉक्स पार्टीशन। उसके बाद एक होता है हमारा राइट साइड
और एक होता है हमारा लेफ्ट साइड। यहाँ बोलते हैं साइड के सेक्शन। ये और ये जो होता है हमारा राइट एंड लेफ्ट साइड होता है, और ये जो होता है वो हमारा बॉक्स पार्टीशन होता है। तो इसको आप प्रॉपरली लिखें। ये फ्रंट एंड ये बैक है, ये बैक है और एक ये फ्रंट है। प्रॉपरली आप इसका नोट बना लें। ओके, तो जो हमने बात किया था यहाँ पे सेक्शन निकालने के लिए, ओके, सो दिस इज जो फर्स्ट सेक्शन मैंने आपको बताया है यहाँ पे। कैन आई हैव द क्लिप्स प्लीज? ये हमारे ओरिजिनल हेयर है, ठीक है, ओरिजिनल हेयर की डमी है। आई विल गिव यू ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द हेयर डमीज आल्सो, डोंट वरी अबाउट इट। सो सबसे पहले हम ये सेक्शन निकालेंगे फ्रंट एंड बैक में। सो फर्स्ट इज आपको मिडिल पार्टीशन करना है। यहाँ पे ऑलरेडी मिडिल पार्टीशन किया हुआ है। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे जो आपका ईयर का एरिया है, वहाँ पे ईयर्स के जो स्टार्ट होता है, जो अपर एरिया है ईयर्स का, वहाँ पे हाथ रखना है एंड हम यहाँ पे करेंगे ईयर टू ईयर पार्टीशन लाइक दिस। So this is ear to ear. Okay, सेम हम सेकेंड साइड में करेंगे। देखिए, जब भी हमें कोई सेक्शन निकालना होता है, सबसे इजी टेक्निक क्या है कि आप कोम करें। कोम करने के बाद आपको जहां पे भी सेक्शन निकालना है, जैसे मुझे भी ईयर टू ईयर निकालना है, तो मुझे वहां पे मेरा एक हैंड रखना है और यहाँ से मुझे स्टार्ट करना है। अब ये हैंड टू हैंड जब यहाँ पे मिलेगा तो प्रॉपर एक सेक्शन बाहर निकल के आ जाएगा। जैसे हम फिर से करेंगे यहाँ पे लाइक दिस, प्रॉपर सेक्शन बाहर आता है, यहाँ वहाँ बाल नहीं होते हैं। सो ये हमने फर्स्ट सेक्शन निकाला है यहाँ पे। So now here you can see this one जो हमने निकाला हुआ है। यहाँ पे फ्रंट मिडिल पार्टीशन, उसके बाद हमने ईयर टू ईयर पार्टीशन निकाला है। Now we will start with this section। अब हम स्टार्ट करेंगे ये वाला पोर्शन जो सिर्फ बैक का है। और बैक में जो मैंने आपको कहा है, इस तरह से हम अपर क्राउन, लोअर क्राउन एंड नेप एरिया निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे, we will start with the one straight section here and this is your upper crown जो मैंने आपको दिखाया, that is straight। यहाँ से स्टार्ट करना है, मतलब ईयर्स के 2 इंच के फिंगर रखने के बाद ऊपर से स्टार्ट करना है। जहाँ से आपके ईयर स्टार्ट होते हैं वहाँ 2 इंच ऊपर से आपको स्टार्ट करना है एंड दिस इज योर अपर क्राउन। This is your upper crown section. Then we will just see here, this is lower crown। हम लोअर क्राउन सेक्शन देखेंगे अब यहाँ पे। अब ये आपका जो ईयर होता है, ईयर का एग्जैक्ट मिडल होता है। ईयर का एग्जैक्ट मिडल से आपको स्टार्ट करना है लोअर क्राउन, और वहीं पे सेकेंड ईयर के पास मुझे फिंगर रख देनी है। इससे क्या होगा कि आपका जो सेक्शनिंग है वो बहुत ही प्रॉपर हो जाता है। सी लाइक दिस। और ये हो गया आपका लोअर क्राउन। मिडल ऑफ द ईयर से स्टार्ट करना है। लाइक दिस। और अभी ये जो नीचे आपका बचता है, दिस इज योर नेप एरिया, जो हम ये बताएंगे यहाँ पे नेप एरिया।
इज योर नेक एरिया। अगर आपने ये 3 तरीके से सेक्शन निकाले हैं पीछे आगे, तो आपका कोई भी हेयर स्टाइल बनाना बहुत ही इजी हो जाता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर दिखाऊंगी, ओके। एंड नाउ वी विल जस्ट डू हियर, होपफुली आप इसका पिक्चर निकाल लें, स्क्रीनशॉट या 1 2 3, एंड देन वी विल जस्ट डू दिस बॉक्स एरिया हियर। हम यहाँ पे बॉक्स एरिया करेंगे। जब भी हमें बॉक्स एरिया निकालना है, बॉक्स एरिया में आपको 2 चीज़ें ध्यान में रखनी है, और वो 2 चीज़ें ये हैं कि आपको हमेशा आर्क से निकालना है। मतलब जो हमारा आईब्रोज होता है, आईब्रोज का जो ये आर्क होता है, हमारा पॉइंट होता है, वहीं से स्टार्ट करना है। टेक लिटिल फ्रॉम हियर, सेम सेकेंड साइड हमें लेना है, टेक फ्रॉम हियर, और ये बन जाता है आपका प्रॉपर बॉक्स सेक्शन। This is your box section. और मोस्ट ऑफ द टाइम जितने भी फ्रंट के हेयर स्टाइल्स होते हैं वो ये बॉक्स सेक्शन में ही होते हैं। और इसके बाद इस बॉक्स सेक्शन को जो सपोर्ट करता है, that supportive thing is here, which is like side section, right and left side. So ये sections आपको पहले तो ध्यान से देखने हैं कि मैंने किस तरह से निकाले हैं, क्योंकि काफ़ी हमारे जो स्टूडेंट हैं वो सबसे पहले गलती जो करते हैं वो सेक्शन निकालने में ही करते हैं। So this is your sections and here also I will do that. Same here. Okay. So इस तरह से हमने फ्रंट में 1 2 3 एंड हमने बैक में 1 2 3 यहाँ पे 6 सेक्शन निकाले हुए हैं, और वही सेक्शन को हमें आगे के कोई भी हेयर स्टाइल में यूज करना होगा। When it comes to any low bun, जब आपको लो बन करना है तो आपको जो लो बन करना होता है वो ऑलवेज, लो बन आपको ऑलवेज नेक, लो बन अगर होता है तो नेक एरिया में करना होता है। तो आपका जो रबर होगा वो रबर आपका फर्स्ट यहीं पे लगेगा ताकि वो लो बन हो जाएगा। वही अगर आपको मिड बन करना है तो मिड बन यहाँ पे आएगा, और अगर आपको हाई बन करना है, मतलब हाई पोनी स्टाइल या ऊपर कुछ करना है, तो आपको यहाँ पे रबर बैंड बांधना पड़ेगा फर्स्ट। सेकेंड थिंग कि अगर आप फ्रंट में भी देखेंगे कि फ्रंट में अगर आपको कुछ भी फॉर एग्जांपल पफ भी बनाना है सिंपल सा, तो आपको यहाँ पे अलग से पफ बनाना पड़ेगा, सेकेंड यहाँ पे अलग से पफ बनाना पड़ेगा, थर्ड अलग से बनाना पड़ेगा। जब भी आप सारे बालों को एक साथ करके हेयर स्टाइल करने की ट्राई करते हो, और तभी आपका कहीं से बाल ऊपर या कहीं से बाल नीचे दिखने लगता है। तो जितना आप सेक्शन के साथ काम करेंगे उतना ही आपको मजा आएगा। अगर मैं आपको यहाँ पर नेक्स्ट एग्जाम्पल दूँ, अब यहाँ पे मैंने दिया है कर्ल्स। अगर आपको कर्ल्स बनाने हैं तो कभी कभी आपको ये स्टाइल भी अच्छी पड़ती है और कभी कभी ये स्टाइल भी अच्छी पड़ती है। ध्यान से देखिए, यहाँ पे उन्होंने 1 2 3 करके 3 सेक्शंस बनाए हुए हैं। अब बैक में इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे 4 सेक्शंस बनाए हुए हैं ताकि कर्ल्स इजी पड़े। और अगर आप 4 सेक्शन नहीं करते हो दैट इज ऑल्सो ओके, बट अगर आप ये 3 सेक्शन भी करते हो, मतलब नेप एरिया, देन मिडल क्राउन एरिया एंड अपर क्राउन एरिया, और इस तरह से आप प्रॉपरली यहाँ पे कर्ल्स करते जाते हो, फिर भी आपके कर्ल्स ब्यूटीफुल होंगे। बट अगर आपने ना ये वाला रूल फॉलो किया और ना आपने ये वाला रूल फॉलो किया और आप रेंडमली कर्ल्स करते जाओगे तो क्या होगा, वहाँ पे आपके कर्ल्स में कभी भी बाउंस नहीं आएगा, कर्ल्स नीट एंड क्लीन नहीं होंगे। और मैंने काफ़ी टाइम देखा है कि कर्ल्स ऊपर नीचे हो जाते हैं, बहुत आर्टिफिशियल लगते हैं।
तो दिस इज अ सिंपल, ये भी आप एक पिक्चर का स्क्रीनशॉट निकाल के लिख रहे हैं कि आइदर आप कर्ल्स में ये वाला पैटर्न सिलेक्ट करें या आप ये 3 वाला पैटर्न सिलेक्ट करना पड़ेगा, बट समथिंग यू हैव टू डू इन दिस और दिस ओनली। और फ्रंट में ऑलवेज ये 3 ही साइड होते हैं और 3 ही में से आपको एक सिलेक्ट करना होगा। अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं डिग्रीज की, ठीक है। डिग्री मैंने आपको बताया था कि देयर आर 0 डिग्री, 45, 90, 135, 180। अब इसका मतलब क्या होता है वो आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हर बाल की अपनी खुद की डिग्री होती है। सो कभी कभी स्टूडेंट्स इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम ये बाल का तो यहाँ पे 90 डिग्री है, बट ये बाल का यहाँ पे 180 डिग्री है, और तभी मुझे उनको प्रॉपर दिखा के एक्सप्लेन करना पड़ता है। सो याद रखिए कि जब हम डिग्रीज की बात करते हैं तो डिग्री सबसे ज़्यादा यूज होती है कर्ल्स एंड बैककॉमिंग। सबसे ज्यादा डिग्रीज यहाँ पे यूज होते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे डिग्री करके दिखाती हूँ कि हाउ टू डू दैट। एवरीवन प्लीज पे अटेंशन हियर। अब देखिए हमारा ये जो मिडल है, यहाँ पे सबसे हमारा जो मेन पार्ट है, उसमें से मैं एक हेयर यहाँ से निकालती हूँ। आई एम टेकिंग दिस हेयर हियर। अब ये जो हेयर है उसका जो नेचुरल फॉल होता है, ये नेचुरल फॉल है इसका, ये नेचुरल फॉल होगा। अगर आप देखेंगे तो यहाँ से ये बाल निकल रहा है, इसलिए ये नेचुरली ऐसे फॉल करता है। अब ये जो उसका नेचुरल फॉल है, इसको हम 90 डिग्री कह रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। सेकेंड थिंग कि जब यहाँ से वो थोड़ा सा आगे जाएगा, 90 डिग्री से आगे जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका 135 का सॉरी। सो दिस इज 90 डिग्री हियर। ध्यान से समझिएगा बिकॉज ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस इज 90 डिग्री, आप देख सकते हैं दिस इज 90 डिग्री, ओके। जैसे वो आगे जाता है लाइक दिस, वैसे डिग्री बढ़ते जाती है और वहां पे हो जाता है 135 डिग्री, और ये और ज्यादा ऑपोजिट जाके स्ट्रेट यहाँ पे सीधा हो जाता है, तो इसको और ऑपोजिट में कहा जाता है 180 डिग्री। अगेन 90, 135 एंड 180 डिग्री। हमें 45, 45, 45 इसमें ऐड करते जाने हैं। अब इसी को हम पीछे की तरफ लेते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा इसका 145 डिग्री, सॉरी 45 डिग्री, और यहाँ पे एकदम हो जाएगा 0। सो ये 0, ओके। अगेन अगर मुझे ये वाले बालों में बाउंस चाहिए, इफ आई रियली वांट अ बाउंस हियर, तो बाउंस आइदर मेरा 90 डिग्री पे जाएगा, या अगर मैं इसे 135 डिग्री में पकड़ूं तो भी मुझे ज़्यादा बाउंस मिलेगा, या 180 डिग्री में पकड़ के भी मैं इसे बैक कॉमेंट करूँ तो ज़्यादा बाउंस मिलेगा। तो इस तरह से बाउंस हो जाएगा। बट अगर यही मुझे इसे ज़्यादा बाउंस नहीं देना है, हल्का सा बाउंस देना है, तो व्हाट आई विल डू, मैं इसे थोड़ा सा पीछे की तरफ पकड़ूंगी, हल्का सा बैक कॉम करूंगी तो कुछ बाउंस नहीं आएगा, और अगर उसे मैं 0 डिग्री में पकड़ूंगी तो बिल्कुल भी बाउंस नहीं आएगा। सो जितना आपको बाउंसी बनाना होता है उतना आपको ऑपोजिट डिग्री में जाना होता है, और जितना आपको बालों को स्ट्रेट करना होता है उतना आपको नीचे की तरफ करना होता है। अगर हम स्ट्रेटनिंग करते हैं तो हम नीचे की तरफ करते हैं, अगर हम ब्लो ड्राई करते हैं तो हम इस तरह से उठा के करते हैं ताकि यहाँ पे बाउंस हो जाए। तो जितना आप ऑपोजिट जाते हो उतना बाउंस बैक होता है, और जितना आप उसकी तरफ चले जाते हो 0 डिग्री की तरफ, उतना ही वो अपने नेचुरल डायरेक्शन में ढल जाता है। सो अब हम अभी आगे और एक देखेंगे। जैसे मैं आपको एक हेयर दिखा रही हूँ, यहाँ पे ये आपने मिडल का हेयर देखा, हम यहाँ पे बीच का एक बाल देखेंगे नीचे से, दिस हेयर।
नीचे का बाल है, अब ये एकदम नीचे का बाल है। अब इस नीचे के बाल में दिस इज 0 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री जैसे आप यहाँ पे आ जाते हो, 90 डिग्री के बाद ऊपर जाएगा तो 135 डिग्री, और जैसे ये सीधा हो जाएगा इट इज 180 डिग्री। अगेन आई एम टेलिंग यू दिस इज ऑपोजिट, ये ऑपोजिट है, इसलिए 180 डिग्री, 135 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री एंड दिस इज 0 डिग्री। तो ये आपको ऑलवेज समझना होगा कि जो हेयर होता है वो हेयर को हम जैसे ऑपोजिट डायरेक्शन में लेके जाते हैं वैसे डिग्रीज चेंज होते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा मैं इंटरेक्ट ये करूँगी कि हेयर कट के जो एंगल्स एंड डिग्रीज होते हैं और हेयर स्टाइल के जो होते हैं उसमें थोड़ा सा फर्क होता है। अगर आपको फर्क नहीं समझोगे तो आप हेयर कट एंड हेयर स्टाइल को मिक्स कर दोगे। तो फिलहाल हम हेयर कट नहीं सीख रहे हैं, फिलहाल हम हेयर स्टाइलिंग सीख रहे हैं। अब यहाँ पे हम फिर से और एक जगह का देखेंगे। अगर हम इस बाल को देखेंगे साइड से, अगर हम इस साइड से देखेंगे एकदम नीचे का हेयर है, ओके। सो दिस इज व्हाट 90 डिग्री, 135 एंड 180 डिग्री, फिर से 135, 90, 45 डिग्री एंड 0 डिग्री। तो जितना वो नीचे की तरफ जाता है उतना 0 डिग्री में रहता है, धीरे धीरे उठता है वैसे ही 45, 90, 135, जैसे वो ऑपोजिट आ जाता है, जैसे पूरा ऑपोजिट आ गया तो वहाँ पे वो 180 डिग्री का रह जाता है। सो हमें हर बाल की अपनी खुद की डिग्री होती है। एक ही चीज़ आपको माइंड में रखनी है, अगर बाउंस देना है तो कोई भी बाल में 90 या 135 या 180 पे ही बाउंस आ सकता है। और अगर बालों को फ्लैट बनाना है तो 45 या 0 डिग्री पे हम फ्लैट बना सकते हैं। हम यहाँ पे देखेंगे कि किस तरह से डिफरेंट हम एंगल्स एंड सेक्शंस दे सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल अगर हमें बंस बनाने हैं तो हमें ऑलवेज पीछे की जगह पे, ऑलवेज पीछे की जगह पे हमें नेप एरिया में या तो मिडिल जो क्राउन, लोअर क्राउन सेक्शन है वहीं पे बन बनाना पड़ेगा। बन और मिड बन, ये बहुत अच्छे से आपको लिखना है। लोअर क्राउन में और नेक में ही हमें सेक्शन निकालना पड़ेगा और वहीं पे हमें बन बनाना पड़ेगा, ओके। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखेंगे कि अगर आपको हाई बन बनाना है, जैसे हाई बन, तो आपको ऑलवेज जो अपर क्राउन एरिया है वहीं पे बन बनाना पड़ेगा, तो ही आप उसको हाई बन बोल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जितने भी हमारी ब्रेड स्टाइल्स होती हैं जिसको हम मेसी ब्रेड कहते हैं, या नॉर्मल चोटी भी बोलो आप, अगेन नेप एरिया पर ही जाएगा। अगर हमें कर्ल्स बनाने हैं तो कर्ल्स में ऑलवेज आपको पहले नेप एरिया पे ध्यान से सुनिएगा, पहले नेप एरिया पे आपको सेक्शंस लेके जाने हैं हॉरिजॉन्टल। अब
उसके बाद आपको लोअर क्राउन एरिया पे सेक्शंस लेने जाते हैं। पर अब जो भी आप ये सेक्शंस लेंगे, याद रखिए कि आपको एक के नीचे एक नहीं लेने हैं, आपको इन दोनों के बीच में एक, इन दोनों के बीच में एक, इन दोनों के बीच में एक, यहाँ पे एक, इस तरह से अगर आप सेक्शन करेंगे और फिर आपके कर्ल्स बनाएंगे तो आपके कर्ल्स में एक तो कभी भी गैप नहीं आएगा, सेकंड के आपके जो कर्ल्स हैं वो पूरे बाउंसी हो जाते हैं। सो ये कर्ल्स में ऑलवेज आपको क्या करना है, स्टार्ट विद द नेक एरिया, देन मिडल क्राउन एंड देन अपर क्राउन, लाइक दिस। तो ही आपके कर्ल्स बहुत अच्छे से फिट बैठते हैं। और ये तो बहुत अच्छे से समझें कि कभी भी कर्ल्स में अगर हमें सेक्शंस बनाने हैं तो इसी तरह से दो के बीच में एक का अगर आप कंसेप्ट करते हो तो आपके कर्ल्स में कभी भी गैप नहीं होगा। और जो आप बोलते हो ना कि हमारे कर्ल्स बाउंस से क्यों नहीं होते हैं, उसका रीजन भी यही है। उसके बाद हम जब फ्रंट पफ की बात करते हैं, ठीक है, दिस इज आवर फ्रंट पफ। तो याद रखिए कि जब भी हमारा जो बुफॉन होता है वो ऑलमोस्ट यहाँ पे होता है। दिस इज आवर बुफॉन एरिया जहाँ पे हम पफ देते हैं एंड दिस इज आवर फ्रंट एरिया। ओके, सो अगर हम 90s एंड 80s की बात करें या फिर 70s की बात करें तो मोस्टली वहाँ पे कैसा होता था, यहाँ बुफॉन एरिया में एक्सट्रीम पफ दिया जाता था और इसके वजह से वो एकदम प्रॉपर बुफॉन क्लासिकल हेयर स्टाइल उसको कहा जाता था। सो 90s से ज़्यादा भी मैं कहूँगी कि 70s एंड 80s, 17 एंड 80s में आपको मोस्टली ये वाले स्टाइल ज़्यादा देखने मिलेंगे। ऐसे बड़े बड़े बुफॉन बनाते थे एंड उसके बाद यहाँ पे बड़े बुफॉन बनाने के बाद यहाँ पे छोटा सा जूड़ा बनाते थे। सो ये पूरा सर ज़्यादा लगता था और बाद में छोटा सा जूड़ा बन जाता था। यू कैन ड्रॉ दिस। उसके बाद अगर हम बात करेंगे 90s की एंड 20s की वगैरह, सो वहाँ पे क्या हो गया डियर कि फ्रंट में पफ ज़्यादा बनाने लगे। दे स्टार्टेड डूइंग फ्रंट पफ मोर एंड जो पीछे का जो पफ है वो थोड़ा सा लो बनाने लगे और इसके वजह से जो हमारा चेहरा है वो एक लंबा दिखाने के लिए, स्लिम दिखाने के लिए, फेस ओवल शेप दिखाने के लिए फ्रंट में इस तरीके से they balance the look and that's why I would say कि this is more like 90s and 20s की हेयर स्टाइल जैसे कि, और फिर नीचे वो अपना जूड़ा बना देते थे। So more towards the high puff, इसको properly लिखें। And then the next, if you will see right now, which hairstyles are going on mostly, तो फिलहाल ऐसी हेयर स्टाइल है कि फ्रंट में छोटा सा पफ बनाते हैं, बैक में वेरी मिनिमम and again lower also very minimum. So right now in 2022-23 you will not see high puff hairstyles. Front is little puffy, here very little puff, back also very little. So this is something you can say कि फिलहाल 2022-23 में फिलहाल ये ट्रेंड चल रहा है कि जिसमें हाई पफ बिल्कुल भी नहीं चल रहा है। सो अगर आप अभी भी हाई पफ वाली ज़्यादा हेयर स्टाइल्स कर रहे हैं या फ्रंट में ओवर पफ वाली हेयर स्टाइल्स कर रहे हैं तो आप ट्रेंड में नहीं चल रहे हैं, आप ट्रेंड के बहुत पीछे चल रहे हैं। तो आपको ऑलवेज ट्रेंड के साथ कदम से कदम मिला के चलना। हम यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ कर्ल्स देखेंगे। अगर आप यहाँ पे 3 पिक्चर्स देख रहे हैं तो तीनों में जो कर्ल्स हैं वो बहुत ही डिफरेंट है। अब ये डिफरेंट क्या होता है वो मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ। जो कर्ल्स होते हैं उसमें सबसे ज्यादा जो मतलब एक होता है सॉफ्ट कर्ल्स, सेकंड होते हैं वेव्स, थर्ड होते हैं फ्लैट कर्ल्स। ये सबसे मेजर का यू कैन से सबसे ज्यादा यही चलते हैं। सॉफ्ट कर्ल्स ऐसे कर्ल्स होते हैं जो बहुत ही यू कैन से ज़्यादा सॉफ्ट तरीके से बैलेंस होते हैं। ये ज़्यादातर लॉन्ग
एंड मीडियम हेयर में ज़्यादा अच्छे लगते हैं, क्योंकि सॉफ्ट कर्ल्स में अगर आप देखोगे तो लुक जो आता है, अगर बहुत छोटे हेयर है आपके, इतने छोटे हेयर हैं तो सॉफ्ट कर्ल्स आप में दिखेंगे ही नहीं, क्योंकि उसको दिखाने के लिए भी हमें बहुत बड़े हेयर चाहिए होते हैं। तो जनरली हम जब ब्लो ड्राई करते हैं, ब्लो ड्राई के बाद आप उस कर्ल्स को 2 से 3 बार अगर आप खोल दो तो आपके सॉफ्ट कर्ल्स बन जाते हैं। वैसे आता है नेक्स्ट वेव्स। वेव्स मतलब यू कैन से बीची वेव्स, या इसके जो कर्ल्स होते हैं, जैसे इसके कर्ल्स होते हैं वो वेव्स ऐसे टाइप के होते हैं, जो सॉफ्ट वेव्स जिसको बोल सकते हैं। जो वेव्स होते हैं, वेव्स बीची वेव भी कहा जाता है, जो मैं खुद भी मेरे ऊपर करती हूँ। कभी मैं बाहर जाती हूँ या मुझे पार्टीज में जाना होता है, या मेरे क्लाइंट होते हैं, अगर मेरी ब्राइड होती है, उनका संगीत होता है या उनका रिसेप्शन होता है, कॉकटेल पार्टीज होती है, तो आई ऑलवेज गो विद द बीची वेव। और ये जो बीची वेव्स होते हैं वो इस तरह से एस टाइप के होते हैं, और वो अगर हम देखेंगे तो दैट वी हैव टू डू ऑन द लॉन्ग एंड मीडियम अगेन, क्योंकि ये दोनों कर्ल्स करने के लिए हमें बड़े बाल चाहिए होते हैं, क्योंकि उनके बीच के गैप बड़े बड़े होते हैं। अगर छोटे बाल होंगे तो 2-3 ही दिखेंगे और उससे उसका लुक कभी भी नहीं आएगा। अब हम यहाँ पर देखेंगे फ्लैट कर्ल्स। फ्लैट कर्ल्स का मतलब हुआ ऐसे कर्ल्स जो लाइक प्रॉपर कर्ल्स हैं, प्रॉपर कर्ल्स जिसको हम बोल सकते हैं, मैटी नूडल नहीं बट प्रॉपर कर्ल्स जिसको हम बोल सकते हैं, इसको फ्लैट कर्ल्स कहते हैं। और अगर आपके बाल छोटे भी हैं फिर भी आप ये कर्ल्स कर सकते हो, क्योंकि इससे आपके बालों में कर्ल्स का लुक दिखता है, आता है। बट याद रखिए कि एक्चुअली हम यहाँ पे कोई भी कर्ल्स करें, ये ऑल हेयर में होता है, हम यहाँ पे कोई भी कर्ल्स करें डियर, एनी कर्ल्स यू विल सी, बट कर्ल्स करने के लिए अगर आपके हेयर मीडियम टू लॉन्ग है तो उसका लुक बहुत अच्छा आता है। शॉर्ट हेयर में कोई भी कर्ल्स ज़्यादा अच्छा नहीं दिखता है और ज़्यादा अच्छा चलता भी नहीं है। Now we will see here the PPT. अगर आप यहाँ पे PPT प्रॉपरली देख रहे हैं तो ये जो था वो था हमारा फ्लैट कर्ल्स, ये है हमारा फ्लैट कर्ल्स, मतलब प्रॉपर कर्ल्स आप देख सकते हैं, तो दैट इज अ फ्लैट कर्ल्स। अब ये है हमारे वेव्स और ये है हमारे सॉफ्ट वेव्स या सॉफ्ट कर्ल्स जिसको बोल सकते हो। तो ये तो बहुत ही बड़े बड़े गैप के डिस्टेंस में होते हैं, इसके लिए बड़े बाल चाहिए होते हैं, लाइक यू कैन सी हियर दिस इज लाइक प्रॉपर घुंघराले बाल। एंड हियर अगर आप देखेंगे तो दिस इज लाइक वेव्स, सी दिस वेव्स। सो बेसिकली आई विल नेवर प्रेफर दिस फ्लैट कर्ल्स। ये बहुत ही ज़्यादा आर्टिफिशियल लगते हैं, बहुत ही ज़्यादा आर्टिफिशियल लगते हैं। हमारे ब्राइड्स को जनरली हम ये वाला वेव ज़्यादा देते हैं, ये बहुत नेचुरल दिखता है, अच्छा लगता है। बट ये काफ़ी हमारे ब्राइड्स कहते हैं कि हमें ऐसे कर्ल्स करके दो कि जो दिखते हैं, मतलब और दिखाओ और दिखाओ। अगर ऐसे आप लोग क्लाइंट्स मिलते हैं देन यू कैन डेफिनेटली गो विद द फ्लैट वन। सो यू आर प्रॉपरली लिखने एंड मैं आपको यहाँ पे ये भी दिखा के देती हूँ। So this you can definitely go with like cocktail या कुछ पार्टीज हैं या ग्लैम लुक कर रहे हैं। This you can go with the brides, okay, and parties, and of course beach पे भी ये बहुत ही अच्छा लगता है। And this you can go with like nice red carpet events, dinners, and many times brides also take such type of things और होते हैं। ओके, सो अगर हम देखेंगे तो ये जितने भी ये हेयर के यहाँ पे टाइप्स हैं वो डिफरेंट है। लोग बहुत टाइप के कर्ल्स कहते हैं, बट मैं 1, 2 and 3 ये 3 टाइप के कर्ल्स में ही ऑलवेज मानती हूँ। अब ये एक ऐसा टॉपिक है विच इज लाइक वेरी क्रूशियल। देखिए, याद रखिए कि यहाँ पर मैंने मेन जो 4 टाइप के फेसेस हमारे पास आते हैं उसके बारे में ही मैंने यहाँ पे किया हुआ है।
अब हम यहाँ पे देखेंगे जो हमारा फर्स्ट पीपीटी था। अब यहाँ पे अगर आप यहाँ पे ये जो मॉडल है उसको देखेंगे, ये तो मॉडल दोनों कितनी अच्छी हैं। इस मॉडल पे अगर आप देखेंगे तो उसको ये वाला जो हेयर है, दिस हेयर इज ऑल्सो लुकिंग वेरी नाइस ऑन हर, लाइक स्मूथ यू नो टेक्सचर, ये भी बहुत अच्छा लग रहा है एंड ये टेक्सचर बन भी बहुत अच्छा लग रहा है। बोथ इज लुकिंग सुपर वेरी नाइस, क्योंकि वो खुद ही इतनी अच्छी है। बट जनरली हमारे पास रोल मॉडल्स नहीं आते हैं, वी गेट वेरी नेचुरल फेसेस। वो नेचुरल फेसेस के ऊपर हमें हेयर अकॉर्डिंग टू द फेस करने चाहिए, तो वो और ज़्यादा ब्यूटीफुल लगते हैं। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वी विल सी डाउन फर्स्ट, दैट इज राउंड फेस। अब यहाँ पे राउंड मतलब गोल चेहरा जिसको बोल सकते हैं, राउंड फेस। अब आप खुद ही इमेजिन करिए कि जो राउंड फेस होता है, अगर वो राउंड फेस के ऊपर आपने ऐसी कोई हेयर स्टाइल दे दी, जैसे कि क्या नहीं देना चाहिए, अगर मैं उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करूँ तो आपको कभी भी आपने उनको फ्रिंजेस दे दिया। अगर आपने फ्रिंजेस दे दिया तो उनका आधा फेस ऐसे ढक गया और उसके बाद नीचे का फेस और ज़्यादा राउंड लगेगा। राउंड फेस में ऑलवेज गो विद द मिडल पार्टीशन, उनको बहुत ब्यूटीफुल लगता है। यू कैन गो विद द मिडल पार्टीशन और साइड पार्टिंग, ये दोनों उनको बहुत अच्छा लगता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से लिखना है गाइस, स्क्रीनशॉट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लिख के जाइए। सो उनको मिडल पार्टीशन या साइड पार्टीशन बहुत अच्छा लगता है। और एक चीज उनको अच्छी लगती है जो है पफ। यस, हम जो पफ करते हैं, तो अगर हम मिडल में पफ करें या पूरे हेयर का पफ करेंगे तो उनका फेस ऑटोमेटिकली ओवल शेप में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि राउंड चेहरे को जितना आप लंबा करोगे उतना वो ओवल बनते जाएगा। सो आपको उनको पफ करना है। डोंट डू कर्ल्स। आप अगर उनको कर्ल्स करते हो तो कर्ल्स उनके यहीं पे फिर से आ जाते हैं, छोटे होके बाल, और यहाँ पे आने की वजह से उनका चेहरा और ज्यादा भरा भरा और ज्यादा बल्जी लगता है। सो अगर चेहरा राउंड है, बल्जी चेहरा है, तो उनको ट्राई करें कि आप स्ट्रेट हेयर दें और लॉन्ग हेयर दें। मैंने काफी टाइम देखा है कि जब मेरा ओवरवेट था पहले, तो एट दैट टाइम व्हेनेवर आई यूज्ड टू डू कर्ल्स, तो जब भी मैं कर्ल्स करती थी तो मेरा चेहरा मुझे बहुत बल्जी लगता था। और वही अगर आप ध्यान से देखेंगे तो फिलहाल यू सी माय फेस राइट नाउ एंड इफ यू विल सी माय फेस राइट नाउ, ओके, द स्ट्रेट हेयर, साइड पार्टीशन, ओके, एंड लॉन्ग हेयर, तो ऑटोमेटिकली मेरा चेहरा ओवल शेप लगने लगता है। तो उसका रीजन है कि लॉन्ग हेयर होने की वजह से, स्ट्रेट हेयर होने की वजह से, साइड या मिडल पार्टीशन होने की वजह से जो हमारा लंबा गोल चेहरा होता है वो ऑटोमेटिकली लंबा दिखने लगता है। सो उनको कभी भी फ्रिंजेस ना करें, उनको कभी भी बहुत ज़्यादा कर्ली हेयर ना करें, या उनको ऐसी हेयर स्टाइल ना करें जो यहीं पे ख़त्म हो जाए, क्योंकि जितना यहाँ बल्ज दिखाओगे उतना ही वो फेस और ज़्यादा राउंड लगेगा। शेप है जो है ओवल शेप, और ये ऐसा शेप है जिसको हम आइडियल फेस भी कहते हैं। और आइडियल फेस के ऊपर हर हेयर स्टाइल बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है। आप पफ करें, आप साइड पार्टीशन, आप मिडिल पार्टीशन, आप बंद करें, आप जुड़ा करें, आप ओपन रखें, आप कर्ल्स करें, स्ट्रेटनिंग करें, सब कुछ बहुत ही अच्छा लगेगा। और स्क्वायर चेहरे में यहाँ का जो बोन होता है वो बहुत ज़्यादा बाहर होता है और ये बोन बाहर होता है। सो ऐसे में स्क्वायर में कभी भी आपको साइड पार्टीशन ज़्यादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप साइड करते हो तो एक साइड का स्क्वायर बहुत ज़्यादा उठ के दिखता है। सो बेटर यू गो विद द मिडल पार्टीशन। अगर आप मिडल पार्टीशन करते हैं और आपका स्क्वायर चेहरा है तो इससे क्या होगा, यहाँ से और यहाँ से दोनों तरफ से आप उसके चेहरे को स्क्वायर, मतलब ये वाले यहाँ के स्क्वायर को छुपा देते हैं। आप उनको फ्रिंजेस भी दे सकते हैं, क्योंकि जितना आप फ्रिंजेस देंगे उतना यहाँ उनका जो इतना बड़ा सा गैप होता है स्क्वायर का वो बैलेंस हो जाएगा। उसके बाद उनको भी लॉन्ग हेयर रखें। अगर आपने उनको शॉर्ट हेयर रखे और ऐसी कोई हेयर स्टाइल या कर्ल या कुछ भी किया जो यहाँ पे खत्म होता है समथिंग, तो उनका यहाँ का जो स्क्वायर है, यहाँ मतलब स्क्वायर मतलब ये भी बाहर होना, ये भी बाहर होना, तो ये और ज्यादा ऊपर दिखता है। तो आपको ऑलवेज लॉन्ग हेयर ही रखनी चाहिए। मतलब अगर आप उनको एक्सटेंशन डालते हो तो लॉन्ग रखें, अगर आप उनको कर्ल्स कर रहे हो तो लॉन्ग कर्ल्स वाले एक्सटेंशन डाल दें। अगर आप उनके बन बना रहे हो लेकिन बन में जो फ्रिंजेस रखना है वो छोटी ना रखें, फ्रिंजेस बड़ी रखें।
जो भी रखना है उनके चेहरे के नीचे रखें ताकि उनका चेहरा और ज्यादा स्क्वायर ना लगे और उनको साइड पार्टीशन ना करें, मिडिल रखें या आप उनको अप कर सकते हैं थोड़ा बहुत या फिर उसको डाउन कीजिए बट मिडिल ना रखें। इसके बाद नेक्स्ट आता है ऑब्लॉन्ग चेहरा। ये ऑब्लॉन्ग का मतलब क्या होता है कि ये चेहरे में आपको कभी भी पफ नहीं करना है क्योंकि ऑलरेडी चेहरा लंबा है और पफ कर दोगे तो और ज्यादा पफी लगेगा। सो ये चेहरे में आपको फ्रिंजेस करने हैं, जितना ज्यादा फ्रिंज करोगे उतना ही चेहरा ढक जाएगा। और ऑब्लॉन्ग चेहरे में आप कर्ल्स करें, यहाँ पे कर्ली कर्ली वाला हेयर रहेगा तो उनका जो चेहरा चपटा है वो और ज्यादा फुला हुआ और राउंड लगेगा या ओवल लगेगा। सो ऑब्लॉन्ग चेहरे में मतलब जो लंबा चेहरा होता है उसमें आप ऑलवेज कर्ल्स प्रेफर करें, फ्रिंजेस प्रेफर करें बट पफ कभी भी प्रेफर ना करें। सो यहाँ पे हमने देखा ओवल पे हर हेयर स्टाइल जाता है, राउंड चेहरे पे पफ अच्छा लगता है, साइड पार्टीशन और मिडिल पार्टीशन अच्छा लगता है, स्क्वायर चेहरे के ऊपर मिडिल पार्टीशन अच्छा लगता है, फ्रिंजेस अच्छे लगते हैं, लॉन्ग हेयर अच्छे लगते हैं, नो शॉर्ट हेयर्स एंड नो साइड पार्टीशन। और ऑब्लॉन्ग चेहरे के ऊपर फ्रिंजेस करना है, कर्ल्स करना है बट नो पफ। और आप अपनी छोटी छोटी चीजों का भी अगर आप ख्याल रखते हैं तो क्या होता है ना कि किसी की आप हेयर स्टाइल कर रहे हैं तो हेयर स्टाइल से उसका चेहरा, देखो आप किसी को अच्छा नहीं बना सकते हो, दैट इज रियली ओके, बट किसी को आपको बुरा नहीं बनाना चाहिए। सो अगर आपको ये छोटी सी बेसिक चीजों के बारे में नॉलेज है तो आप किसी का चेहरा खराब नहीं करेंगे। मैंने काफी टाइम देखा है कि चेहरा राउंड होता है, ठीक है, राउंड चेहरा होने के बाद भी पता नहीं क्यों साइड पार्टीशन भी करते हैं तो इतना ऐसा चपटा कर देते हैं कि उनका आधा चेहरा ऊपर का ढक जाता है और इसके वजह से नीचे का चेहरा गलजे लगता है। सो डियर आप कुछ भी करें ना आपके चेहरे के प्रमाण को ध्यान में रखना है, मतलब उसको क्या बोलते हैं प्रपोर्शन को ध्यान में रखना होता है। आप ऐसा ना करें कुछ भी हेयर स्टाइल के ऊपर का चेहरा ज्यादा छोटा लगे या बड़ा लगे और नीचे का छोटा या बड़ा लगे। अगर ये दोनों चेहरा मतलब फॉर एग्जाम्पल आपका ये चेहरा है तो इसका अगर हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं यहाँ से तो ऊपर का ही नीचे का प्रपोर्शन जितना बैलेंस रहेगा उतने ही लोग ब्यूटीफुल लगते हैं। प्रपोर्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो जो भी आपको हेयर स्टाइल बनाना है आपके चेहरे का आप हाफ करते हो उसके बाद आपको देखना है कि अगर मैं ज्यादा साइड कर देती हूँ तो ऐसा तो नहीं हो रहा है कि ऊपर का पार्ट पूरा ढक रहा है और नीचे का पार्ट ज्यादा दिख रहा है। सो राउंड चेहरे में भी अगर आप ज्यादा फ्लैट कर दोगे तो वो और ज्यादा राउंड लगेंगे। तो राउंड चेहरे में भी अगर आपको साइड पार्टीशन करना है तो मिडल वाला कर दीजिए ताकि थोड़ा सा फेस भी कट हो जाए और दोनों का प्रपोर्शन भी बैलेंस रहे। अगर किसी का फॉरहेड बहुत ज्यादा बड़ा है तो फॉरहेड बड़ा है तो आपको साइड पार्टीशन करना चाहिए, मिडिल पार्टीशन करना चाहिए, उसको आपको कभी भी पफ नहीं करना है। और यही अगर किसी का छोटा चेहरा है तो काफी लोगों का मैंने देखा है कि उनका नीचे का जो पोर्शन होता है वो बड़ा होता है, ऊपर का ज्यादा छोटा होता है, फॉरहेड छोटा होता है, तो उनको अच्छा पफी हेयर स्टाइल दो ताकि उनका चेहरा फिर से ओवल लगेगा। सो बेसिकली आपको क्या ध्यान में रखना है कि ये पूरा प्रपोर्शन है चेहरे का वो 50-50% होना चाहिए। आपके मेकअप से भी ये 50-50 होना चाहिए और आपके हेयर से भी ये 50-50 होना चाहिए। इनफैक्ट काफी टाइम मैंने देखा है कि बड़ा मांग टीका होता है और बड़े मांग टीके में ऑफ कोर्स बड़े मांग टीके को दिखने के लिए फेस पे जगह चाहिए होती है, फिर भी लोग साइड पार्टीशन कर देंगे या चपटा ऐसा एकदम कर देंगे या इतने बाल आगे रख देते हैं कि एक तो बाल दिखते हैं, दूसरा मांग टीका दिखता है तो लोगों का चेहरा ही नहीं दिखता है और इसकी वजह से भी वो ज्यादा बल्जी लगते हैं या नीचे का पोर्शन ज्यादा बल्जी लगता है। तो इतना हेयर स्टाइल और मेकअप करने के बाद भी लोग बोलते हैं कि मैं ब्यूटीफुल क्यों नहीं लग रही हूँ, जस्ट बिकॉज कि आपने उसको अच्छे से बैलेंस नहीं किया है। हमेशा साइड पार्टीशन एंड फ्रिंजेस भी इलाज नहीं होता है, उसको भी हमें बैलेंस करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द फेस टाइप। सो ये आप अच्छे से लिख लें कि मेकअप एंड हेयर कुछ भी करें लेकिन आपका चेहरा हाफ हाफ मतलब 50-50% का जो प्रपोर्शन है वो हमें ध्यान में रखना चाहिए। और जब भी हम हेयर अपने लिख लें हेयर स्टाइल करने के टाइम आपको कुछ चीजें ध्यान में रखनी है विच इज लाइक फॉरहेड, मांग टीका, दामिनी, काफी लोग दामिनी लगाते हैं
दामिनी मतलब ये इस तरह से जो शीशफुल होता है, माथा पट्टी होती है जिसको दामिनी भी बोला जाता है और माथा पट्टी भी बोला जाता है। उसके बाद ये मैं फ्रंट की बात कर रही हूँ। इसके बाद आपको ये ध्यान रखना है हेयर का टेक्सचर कैसा है। उसके बाद फ्रंट में गैप है या नहीं है, गैप इन हेयर्स। And the last but not the important, that is client's choice. काफी टाइम ऐसे होता है कि हम ब्राइड्स को या साइडर्स को सजेस्ट करते हैं कि डियर आपका ना साइड पार्टीशन बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन उन्होंने जिंदगी में कभी साइड पार्टीशन किया ही नहीं होता है और इसीलिए वो बार बार एक ही चीज कहते हैं कि मुझे साइड पार्टीशन नहीं करना है, मुझे सिर्फ और सिर्फ मिडिल करना है या ऊपर करना है या पफ करना है। सो आप 1 2 3 4 5 बार उनको समझा सकते हो, बट एट द एंड आपके क्लाइंट को अगर कॉन्फिडेंस है कि वो मिडिल पार्टीशन में ही अच्छी लगती है तो फिर आपको वही करना होगा। सो ये कुछ चीजें हैं। अगर आपका फॉरहेड बड़ा छोटा है तो अकॉर्डिंगली आपकी हेयर स्टाइल चेंज होगी। बड़ा फॉरहेड है तो नीचे की तरफ हेयर स्टाइल होगी, छोटा फॉरहेड है तो ऊपर पफी हेयर स्टाइल होगी। अगर आपका मांग टिका है, मांग टिके में आपको काफी फ्लैट नहीं करना है जो चेहरे पे बाल आ जाए, आपको ऐसा करना है कि मांग टिका एनहांस होना चाहिए, दूसरी सारी चीजें एनहांस नहीं होनी चाहिए। उसके बाद दामिनी और माथा पट्टी अगर आपको लगानी है तो आपको बालों को ज्यादा खड़ा या उठाना नहीं है, आप जितना उसको फ्लैट रखेंगे उतना ही माथा पट्टी का लुक बहुत अच्छा आएगा। अगर उसके हेयर का टेक्सचर एंड गैप इन हेयर देखना है, आपके क्लाइंट ने आपको कितना भी अच्छा हेयर करने के लिए बोला है या कुछ पिक्चर दिखाया है, बट उसके हेयर में अगर गैप है और उसके हेयर का टेक्सचर सही नहीं है, फाइन है, तो आप वो हेयर स्टाइल अगर उसमें नहीं कर सकते हो तो बेटर है कि आपके क्लाइंट को पहले ही बताएं कि आपके हेयर में गैप है या आपके हेयर का टेक्सचर वैसा नहीं है जैसा आप मुझे बता रहे हो, तो आपको पहले बताना है। और एट द एंड मैंने आपको कहा क्लाइंट चॉइस तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। उसके बाद हेयर के सेक्शंस कैसे होते हैं, हेयर के एंगल्स कैसे होते हैं, वो हमने इसमें भी देखा और हमने प्रैक्टिकली डमी पे करके भी देखा कि किस तरह से हमें करना चाहिए। देन वी हैव सीन कि किस टाइप के कर्ल्स होते हैं, कर्ल्स के टाइप कैसे होते हैं, कौन से ब्राइड्स के ऊपर किस तरह के कर्ल्स आप कर सकते हैं। एंड देन वी हैव सीन कि हेयर स्टाइल अकॉर्डिंग टू द फेस शेप, फेस शेप के हिसाब से आपको किस तरह से क्या अवॉइड करना चाहिए, क्या अवॉइड नहीं करना चाहिए, कौन सा करना चाहिए, वो हमने देखा और कल हम और डिटेल में देखेंगे। अच्छा, एक मैं आपको चीज यहाँ पे दिखा दूँ कि जब भी हम स्टाइलिंग करते हैं, अगर आप ये छोटा सा देखेंगे यहाँ पे, ये वाला देखिए, ध्यान से देखिएगा, तो इसमें भी यही लिखा हुआ है कि ओवल फेस के ऊपर ऑलमोस्ट सारे हेयर स्टाइल चल जाते हैं। अगर हम स्क्वायर फेस की बात करेंगे तो स्क्वायर फेस के ऊपर ये हेयर मोस्ट ऑफ द टाइम ये ओपन हेयर के लिए हम ज़्यादा देखेंगे जब हम हेयर कट वगैरह करते हैं। स्क्वायर फेस के ऊपर कुछ भी ऐसा करें जो स्क्वायर फेस को छुपा सकता हो यहाँ पे, और सर्कल वाले फेस में हो सके उतना फ्रिंजेस निकालें, साइड पार्टीशन करें और सीधा हेयर स्टाइल रखें। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये आप एक स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, दिस इज अ वेरी गुड वन, टेक अ स्क्रीनशॉट। इसमें ये दिखाया गया है कि अगर ओवल चेहरा है तो क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। अगर राउंड चेहरा है तो राउंड चेहरे पे देखिए फ्रिंजेस अच्छा लगता है, साइड पार्टीशन अच्छा लगता है, ऐसे कुछ है जो आगे आते हैं वो अच्छा लगता है। इस तरह के इसमें सारे डिटेल में बताए हुए हैं और ये मैंने स्पेशली ये वाला निकाला था, ये इमेज मैंने गूगल से निकाला हुआ है जब मैं सर्च कर रही थी, और मुझे लगा कि ये आपको डेफिनेटली अपने पास रखना चाहिए क्योंकि ये पिक्चर देख के भी आपको ध्यान में आ जाएगा कि किस तरह से आपके हेयर होने चाहिए। सो अभी आप यहाँ इसका स्क्रीनशॉट निकाल लें तो आपको प्रॉपर्ली समझ में आ जाएगा। एंड यू कैन सी हियर हाउ दिस actors always balance their face and all, किस तरह से बैलेंस करते हैं वो भी आपको देखना चाहिए, because they are the main person जो हमेशा स्टाइल में रहते हैं, like this. Okay. So this everything we had learned today.